हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल कमेंट में एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर क्या आप मैथ का क्वेश्चन बता देंगे। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस की कुछ सीमाएं होती हैं। मैं मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि यदि हम टॉपिक से हट के आपको कोई सवाल बताएंगे तो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी क्लास हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कार्य और ऊर्जा जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल। अभी मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं कहता हूँ कि ठीक है, जो मैथ के क्वेश्चन मेरे पास हैं पहले मैं उनको सॉल्व कराऊँगा, उसके बाद मैं आपकी क्लास पढ़ाऊँगा। तो निश्चित रूप से हमारी पूरी की पूरी क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रुप में मुझे वो क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, सेंड करते हैं, और मैं उसका आंसर लिखता हूँ और आंसर लिखने के बाद मैं फिर उसको ग्रुप में फिर से सेंड कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आज तो ये जो प्रोसेस है इसको मैं हैंडल कर पाऊँगा, क्योंकि अभी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत कम है। लेकिन जब ये तादाद बढ़ जाएगी तो मेरे पास ऐसे क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी कि मैं उनको आंसर नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सारे क्वेश्चन को लिख करके आंसर करूँ और सब उसको मैं पोस्ट करता फिरूँ, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा वेट कीजिए। अभी ये जो क्लास 9th का जो साइंस का पोर्शन है वो सितंबर लास्ट तक संभवतः समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, और शायद 20 या 25 दिन में या हार्डली 1 महीने के अंदर जो क्लास 9th का मैथ है वो भी फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद मैं क्लास 10th को स्टार्ट करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा वेट कीजिए। आपका जो मैथ है या आपकी जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कराऊँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये मेरी तरफ से आपको कमिटमेंट है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, बाकी मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। आज चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है कार्य तथा ऊर्जा। न्यूमेरिकल लिया है कि एक ट्रॉली है, उसको केबल द्वारा पहाड़ की चोटी की ओर 4 × 10⁻³ न्यूटन यानी कि 4000 न्यूटन का बल लगाकर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से खींचा जाता है। ट्रॉली को चोटी पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा? देखिए, हो क्या रहा है, ये मान लीजिए जैसे ये पहाड़ है आपका, ठीक है, ये पहाड़ है और ये है पहाड़ की चोटी। देखिए, आप लोग जानते हैं जहाँ कोई ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं और वहाँ पर कोई देवी जी का मंदिर होता है, मोस्टली आपको ऊंची चोटियों पर देवी जी का ही मंदिर मिलेगा मोस्टली। तो वहाँ पर क्या होता है, अब तकनीक के द्वारा रोपवे सिस्टम बना लिया गया है। यानी आप क्या करते हैं कि आप बैठ जाते बड़े आराम से, और वो झूला जो होता है, आपकी जो ट्रॉली होती है वो ऊपर सरकती हुई चली जाती है और पहुँच जाती है। किसके जरिए? एक रोप यानी एक लोहे के धातुओं के बने हुए रस्से होते हैं, उनके थ्रू वो चलती चली जाती है। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि ये है पहाड़ की चोटी, और मान लीजिए इस जगह से ट्रॉली को यहाँ तक जाना होता है। यहाँ से ट्रॉली यहाँ तक जाती है, ठीक है। ये जो हमारी ट्रॉली है वो यहाँ से यहाँ तक सरकती हुई जाती है। तो अब इस ट्रॉली को खींचने में ये कितना बल लगा रहे हैं? ये बल लगा रहे हैं कितना? F, और F की वैल्यू हमें दी गई है। कितनी दी गई है? 4 × 10⁻³ न्यूटन। यानी इतने बल द्वारा हम ट्रॉली को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ये जो मशीन है वो खींच रही है। अब हो क्या रहा है कि जब इतना बल लगाया गया, ये ट्रॉली 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जा रही है। यानी जब ये ट्रॉली ऊपर जा रही है तो इसका वेग कितना है? मान लेते हैं वेग है v। तो जो v है वो हमें दिया गया है। कितना है v? v है आपका 5 मीटर पर सेकंड। यानी कितना बल लगा रहे हैं ट्रॉली के ऊपर वो हमें दिया गया है, और ट्रॉली का जो वेग है वो भी हमें दिया गया है। आगे कहा गया कि ट्रॉली को चोटी पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। यानी ट्रॉली यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचती है? 5 मिनट में पहुँचती है। तो टी हमको दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है? 5 मिनट। अभी आप देखिए, हमें ये पता है कि ट्रॉली कितने वेग से जा रही है, और हमें ये भी पता है कि ट्रॉली को नीचे से ऊपर तक पहुंचने में, चोटी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो हमें वेग पता है और समय पता है। तो वेग और समय के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये ट्रॉली
कि जहाँ से ये ट्रॉली चलती है वहाँ से लेके चोटी तक की ये दूरी कितनी है, यानी ये विस्थापन कितना होगा ट्रॉली का। तो ट्रॉली द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा, ट्रॉली द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया हुआ है कि जो वेग होता है वो क्या होता है, वेग होता है इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, यानी विस्थापन डिवाइडेड बाई क्या होता है, समयांतराल। ठीक, तो जो वेग अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करते हैं, इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। तो वेग इक्वल्स टू हो जाएगा विस्थापन डिवाइडेड बाई समयांतराल। इस फॉर्मूले से अगर हम विस्थापन को देखें तो वो हो जाएगा वेग मल्टीप्लाइड बाई समय, यानी अगर हम वेग का और समय का गुणा कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें विस्थापन मिल जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा वेग मल्टीप्लाइड बाई समय। वेग कितना दिया गया है, 5 मीटर पर सेकेंड इंटू समय कितना दिया गया है, 5 मिनट। अभी आप देखिए 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेग है उसमें समय का मात्रक सेकेंड है और दूरी का मात्रक यानी विस्थापन का मात्रक मीटर है, लेकिन समय जो हमें दिया गया वो मिनट में दिया गया, तो इसको भी हमें सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 300 सेकेंड्स। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, कितना हो जाएगा 1500 मीटर, 1500 मीटर। यानी अब हमें ये पता चल गया है कि ये ट्रॉली चोटी तक जब जाएगी तो ये कितना विस्थापन तय करेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 1500 मीटर। तो अब हमें विस्थापन पता चल गया। अब ये विस्थापन हुआ किसके द्वारा है, बल के द्वारा। बल कितना है वो भी हमें पता है। तो जब हमें बल पता हो, बल के द्वारा किया गया विस्थापन पता हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य कैलकुलेट किया जा सकता है, वही हमसे पूछा है। तो जो किया गया कार्य होगा क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। बल कितना है, न्यूटन, ठीक है, और विस्थापन कितना है 1500 मीटर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6000 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁶, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कार्य का जूल। तो हमको ये जो बल लगाएंगे इस बल के द्वारा इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिएगा। देखिए अगला न्यूमेरिकल है 4 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, पिंड के संवेग की गणना कीजिए। एक पिंड है जो 4 किलोग्राम का है, यानी ये उसका क्या है, द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान है पिंड का वो हमें दिया गया है, कितना है, वो है आपका 4 kg, यानी 4 किलोग्राम के बराबर है। इस पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा हमें दी गई है। गतिज ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं, हमने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था कि गतिज ऊर्जा को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो K आपको दिया गया है 200 जूल के बराबर। आपसे पूछा गया कि पिंड के संवेग की गणना कीजिए। देखिए ये सवाल बहुत ही छोटा है और बहुत ही सरल है, और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम इतने सरल सवाल बता ही क्यों रहे हैं। तो देखिएगा जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ाई जाती है तो उसमें हर प्रकार का स्टूडेंट होता है। कोई स्टूडेंट जो होता है उसका IQ बहुत अच्छा होता है, कुछ बहुत होशियार होते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा मीडियम होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं। तो उस समय जो टीचर होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सबको देख करके पढ़ाए। ऐसा नहीं केवल कि जो ब्रिलियंट छात्र केवल उन्हीं के हिसाब से पढ़ाएगा तो बाकी के छात्र कभी नहीं सीख पाएंगे। तो वही सेम प्रोसीजर जो है वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी रहता है कि यहाँ पर जो देखने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनमें सारे बच्चे बहुत पढ़ाई में होशियार हो, बहुत ब्रिलियंट हो, उनका IQ बहुत अच्छा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी बच्चे मेरे वीडियो को देखेंगे जिनका IQ लेवल सामान्य होगा, तो उनके लिए मैं ये चाहता हूँ कि हर प्रकार का एक न्यूमेरिकल आपको कम से कम करा दिया जाए, ठीक है, ताकि आप जो है न्यूमेरिकल से संबंधित जो आपकी समस्याएं वो समाप्त हो जाए।
ठीक। इसलिए ये बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि इतने सिंपल न्यूमेरिकल क्यों बता रहे हैं। मैं सिंपल भी बता रहा हूँ और जो आपके चैप्टर में अच्छे न्यूमेरिकल हो सकते हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्लास 9th के लेवल पर सब सिंपल ही न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन क्लास के हिसाब से जो न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं उनको भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पीछे मैंने चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाए हैं उनमें मैंने अच्छे न्यूमेरिकल भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा सिंपल है वही चीज़ तो आपको गड़बड़ कर जाती है कभी कभी, क्योंकि हम क्या होता है सवाल को बहुत सरल मान बैठते हैं और उसको लगाते समय सॉल्व करते समय ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। तो इसलिए जो सिंपल क्वेश्चन है उनको भी ध्यान से सुनेगा। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताई है कि न्यूमेरिकल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि जब न्यूमेरिकल हमें दिया जाता है तो पहले हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। जो दिया गया है और जो पूछा गया है उनके बीच में एक लिंक बनाते हैं, वही काम करना है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया और गतिज ऊर्जा दी गई। अब देखिए हम सब लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा हमें पता हो, द्रव्यमान पता हो तो हम पिंड का वेग ज्ञात कर सकते हैं और वेग ज्ञात कर लेंगे तो संवेग भी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम ज्ञात करते हैं पिंड का वेग। कैसे? हम जानते हैं जो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 m × v²। इस फॉर्मूले से अगर हम k की वैल्यू रख दें तो जाएगा 200 जूल इक्वल्स टू 1/2 m की वैल्यू कितनी है 4 kg है × v²। जब हम कैलकुलेट करेंगे v के लिए तो यहाँ से हो जाएगा v² इक्वल्स टू 100। 200 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 400 डिवाइडेड बाई 400, यानी कि जो v होगा वो हो जाएगा आपका √100 यानी कि 10 क्या, मीटर पर सेकंड। ये होता है वेग का मात्रक जो कि हमें पता होता है। तो इस तरह से हमने पिंड का वेग ज्ञात कर लिया। अब वेग पता है और पिंड का द्रव्यमान पता है, हमें क्या ज्ञात करना है, संवेग। और संवेग जो होता है पिंड का संवेग P बराबर होता है m × v। m क्या द्रव्यमान कितना है 4 kg × v कितना निकाल लिया 10, तो ये आपको हो गया 40 क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। m का मात्रक किलोग्राम और v का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ये हो गया संवेग, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, आगे देखते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल है 1500 किलोग्राम की एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ब्रेक लगाने पर वह 25 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। एक कार है, द्रव्यमान कितना है उसका 1500 किलोग्राम। तो कार का द्रव्यमान हो गया m बराबर 1500 किलोग्राम। कार का वेग कितना है, किस चाल से जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो ये हो गया कार का वेग या चाल भी कह सकते हो। जब एक सीधी रेखा में गति होती है उस स्थिति में वेग और चाल दोनों समान होते हैं। इसलिए मैं बार बार चाल या वेग बोल देता हूँ, सो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। क्या हो रहा है, कार कितने की है 1500 kg की, तो उसका द्रव्यमान हो गया 1500 किलोग्राम और ये किस चाल से जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, यानी गति कर रही है। और गति कर रही होगी तो इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा। क्या होगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे हम लोग कोई भी वाहन चलाते हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो, तो जब उसमें गति होती तो गतिज ऊर्जा होती है। फिर हम रोकना है तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक उसकी गति का विरोध करेगा, यानी पहियों को रोकता है। तो विरोध में क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और वो बल क्या करेगा, कुछ दूरी पर जा करके उस वाहन को रोक देगा। कब रुकेगा, जब उसकी गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। ये गतिज ऊर्जा जीरो क्यों हुई है, जितनी गतिज ऊर्जा थी उतना ही उस पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वो गतिज ऊर्जा जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी भी वस्तु में 100 जूल की गतिज ऊर्जा है और उसे हम रोकना चाहते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उस पर 100 जूल कार्य करना पड़ेगा, उसके विरोध में 100 जूल कार्य करना पड़ेगा, तभी वो वस्तु रुक पाएगी। बस यहाँ पर वही चीज़ हमसे पूछी गई है, क्या कि ब्रेक लगाने पर 25 मीटर चल कर के कार रुक जाती है। ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। तो ब्रेक ने इस कार को रोक दिया, कितनी दूरी पर, 25 मीटर की दूरी पर, यानी ये हो गया विस्थापन।
जब हमने ब्रेक लगाए तो बल लगा, और उस बल लगाने के बावजूद विस्थापन कितना है, 25 मीटर है, तो ये विस्थापन हो गया 25 मीटर। बल हमें निकालना है, तो बल और विस्थापन का गुणा जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है, जो कि कार्य की गतिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं। कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम, चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमें किलोग्राम में द्रव्यमान दिया गया है, यहाँ पर चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। कैसे गुणा किया है, क्यों किया है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकंड। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए इन दोनों को, तो आपको पता चल जाएगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे 18 आएगा, यानी 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमें अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो जो भी सॉल्व हो के आएगा वो हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर हमें उल्टा करना हो, मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो यही हो जाएगा आपका 18/5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए, तो अब हमें चाल मिल गई और द्रव्यमान मिल गया, तो यहाँ से मिल जाएगी हमें कार की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv²। 1/2 m की वैल्यू 1500 kg, v की वैल्यू कितनी है, 125/9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्या होगा, 1500 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 750 आ जाएगा। यहाँ 125 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 15,625, और 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका लगभग में आ जाएगा कितना, 1,44,676 जूल, यानी ये क्या होगी, इस कार की गतिज ऊर्जा होगी। अब यदि हम चाहते हैं कि ये रुक जाए तो हमें इतना ही कार्य करना पड़ेगा जितनी की गतिज ऊर्जा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ब्रेक द्वारा आरोपित बल कितना है, F है, तो माना ब्रेक द्वारा आरोपित बल F है, तब होगा क्या, इसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तब क्या होगा, ब्रेक द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो बराबर हो जाएगा कार की गतिज ऊर्जा। अब ब्रेक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ब्रेक ने कितना बल लगाया, F, तो F गुणा विस्थापन, यानी जितनी दूरी तय की है, S बराबर गतिज ऊर्जा K। यहाँ पे हम F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इंटू विस्थापन कितना है, 25 मीटर है, K की वैल्यू कितनी है, 1,44,676 जूल। जब यहाँ से हम F को निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,44,676 डिवाइडेड बाई 25, तो आपका कितना हो जाएगा, 25 × 125 हो जाएगा 5,700 लगभग इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5,787। ये आंसर जो है नियरेस्ट होगा, ठीक है, लगभग में हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया ब्रेक द्वारा आरोपित बल। ठीक है, इसको एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा कि जब कार गति कर रही होगी, गतिमान होगी, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। कार को यदि हमें रोकना है तो ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक द्वारा बल लगाया जाएगा, वो बल क्या करेगा, कुछ दूरी पर जा कर के उस कार को रोक देगा। तो वो कार रुक क्यों जाएगी ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का कार्य होगा ना, वो उस कार की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा और उस स्थिति में वो कार रुक जाएगी। तो वहाँ पे हमने क्या किया, ये हो गया मान लो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल, ये विस्थापन है 25 मीटर,
जितने के बाद वो कार रुक जाएगी। ये कार की गतिज ऊर्जा के बराबर कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए आपका अगला जो सवाल है वो ये है कि एक मोटर पंप की शक्ति 2 किलोवाट है, यानी एक पंप है, मोटर पंप है, उसकी जो पावर है, जो सामर्थ्य है वो 2 किलोवाट के बराबर है। तो पंप की जो शक्ति है उसको हम पी से दर्शाते हैं। पी आपको दिया गया है 2 किलोवाट के बराबर। 1 किलो का मतलब होता है 1000, तो 2 किलोवाट का मतलब हो गया 2000 वाट, यानी कि 2000 वाट। अब इस मोटर को करना क्या है, इस मोटर को 10 मीटर की ऊंचाई तक पानी को चढ़ाना है। 10 मीटर की ऊंचाई तक मान लो टंकी रखी है 10 मीटर ऊंचाई पे, और उस टंकी में पानी को चढ़ाना है। तो जो ऊंचाई है, यानी जहाँ तक पानी को चढ़ा कर के ले जाना है मोटर को, वो हो गई 10 मीटर के बराबर। फिर आपसे पूछा गया कि प्रति मिनट ये कितना पानी उठा सकती है, यानी ये जो मोटर है वो 1 मिनट में कितना पानी टंकी में पहुंचा रही होगी। तो जो टाइम आपको दिया गया है वो दिया गया है 1 मिनट के बराबर, यानी 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, हमें निकालना ये है कि कितना पानी, यानी उस पानी का द्रव्यमान हमें बताना है जो मोटर ने टंकी में पहुंचाया होगा। कितने समय में? 1 मिनट में। सवाल को फिर से सुनिएगा। एक मोटर पंप है, उसकी शक्ति दी गई है, पावर दी गई है 2 किलोवाट, तो पावर हो गई P इक्वल्स टू 2 किलोवाट, यानी कि 2000 वाट हो गई। इस मोटर को 10 मीटर की ऊंचाई तक पानी चढ़ाना है, तो ऊंचाई हो गई 10 मीटर। प्रति मिनट कितना पानी उठाएगी, तो 1 मिनट में हमें उठाया गया पानी, यानी कि उसका द्रव्यमान बताना है। जबकि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब तक हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान ना दिया जाए तब तक हमें कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर दिया गया है तो हमें यही लेना है। अब देखिए आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। आप खुद सोचिए कि जब हम पानी को ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें गुरुत्वीय बल के विरोध में कार्य करना पड़ेगा। क्यों? हर एक वस्तु को हमने आपको उस दिन बताया था कि हमारी जो पृथ्वी माँ है वो क्या करती है, हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस पर गुरुत्व बल लगाती है, तो पानी को भी खींचती होगी। और हम क्या करना चाहते हैं, पानी को बजाय नीचे के ऊपर ले जाना चाहते हैं, यानी इस गुरुत्व बल के विरोध में हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो ये जो कार्य है वो कौन करेगा, पंप, मोटर पंप करेगा, है ना। यानी मोटर पंप क्या करेगा, उस गुरुत्व बल के विरोध में कार्य करेगा। कौन सा गुरुत्व बल? अगर हम मान लें कि 1 मिनट में m द्रव्यमान पानी ऊपर चढ़ा है, तो इस m द्रव्यमान का जो भार होगा वो mg होगा। दिशा कहाँ होगी, नीचे की ओर, और इसके विरोध में कितनी ऊंचाई तक ले गए, h ऊंचाई तक। तो कार्य कितना करना पड़ेगा, mgh। ये हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो सीधी सी बात ये है कि जब ये मोटर पानी को नीचे से ऊपर टंकी में चढ़ाएगी तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करेगी। जैसे हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी, mgh। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 1 मिनट में माना कि प्रति मिनट मोटर द्वारा m द्रव्यमान किसका m द्रव्यमान है, ये पानी का, किसका, पानी का, ठीक है, उठाया जाता है। तब क्या होगा, मोटर द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, मोटर द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा mgh। m कितना हो गया पता करना है, g कितना है 10, h कितना है 10, तो यहाँ से हो गया 100 m। कार्य किस में आता है, जूल में। यानी जो मोटर होगी वो इतना कार्य करेगी, कितने समय में, 1 मिनट में, ठीक है, इतना कार्य करेगी। W हमें पता है, समय हमें पता है, P हमें पता है, और इनमें एक संबंध भी पता है, क्या, कि जो शक्ति या सामर्थ्य होती है मोटर की शक्ति, P बराबर क्या होगा, W डिवाइडेड बाई T। P की वैल्यू 2000 वाट, W की वैल्यू 100 m डिवाइडेड बाई T की वैल्यू 60 सेकेंड। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे m के लिए तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1200 kg। कितना हो जाएगा, 1200 kg। यानी 1 मिनट में जो द्रव्यमान पानी का ऊपर उठाएगी मोटर वो कितना होगा,
1200 किलोग्राम के बराबर होगा। कैसे कैलकुलेट किया हमने? ऊंचाई हमें दी गई थी, टाइम दिया गया था, पावर दी गई थी। पहले हमने ये देखा कि जो मोटर है वो कितना कार्य करेगी 1 मिनट में, तो वो करेगी mgh के बराबर यानी 100 m। फिर सामर्थ्य में और कार्य में क्या संबंध होता है वो भी हमें पता है, P = W/T। इस फॉर्मूले से हमने m को कैलकुलेट कर लिया। देखिए आपका अगला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है? वो है 100 ग्राम का एक पिंड 25 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। पृथ्वी को स्पर्श करते समय पिंड के वेग और गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। वेग ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। दिया क्या क्या गया है? पिंड कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, यानी हमें h दी गई है, कितनी है 25 किलोमीटर। यहाँ से पिंड जो है वो गिराया जाता है। इसका द्रव्यमान भी हमें दिया गया, कितना है 100 ग्राम है। अब आप सोचिए आखिरकार होगा क्या? जब ये पिंड 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो इसमें क्या होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जब ये पिंड नीचे से ऊपर जाएगा ना तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में कलेक्ट होगा। तो जब ये पिंड 100 ग्राम का जो पिंड है, जब ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा ना तो इसमें होगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब हमने पिंड को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये जो पिंड है वो नीचे आएगा बहुत तेज़ी से, इसका वेग लगातार बढ़ता चला जाएगा और ये जब पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी से जब टकराने वाला होगा उस समय इसका वेग कितना होगा वो हमें पता करना है। यानी पृथ्वी को स्पर्श करते समय, पृथ्वी से टकराने के बाद तो ये रुक जाएगा, लेकिन स्पर्श करते समय इसका जो वेग होगा वो मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा वो हमें पता करना है और गतिज ऊर्जा पता करनी है। तो देखो हम आपको एक बात बता दें, होगा क्या? जब ये पिंड 25 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा तो इसमें होगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। उस समय गतिज ऊर्जा इसमें कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। अब जैसे ही पिंड हम छोड़ देंगे क्या होगा? ये पिंड लगातार वेग को प्राप्त करेगा, यानी गति बढ़ती चली जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और लगातार नीचे की ओर आता चला जाएगा, यानी ऊंचाई घटती जाएगी। ऊंचाई घटेगी तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों? ये जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है ना, ये किसके रूप में बदल रही है? गतिज ऊर्जा के रूप में बदल रही है। तो जितनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। पृथ्वी को जब ये स्पर्श करेगा उस समय इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ये हमने आपको डेरिवेशन भी कराया हुआ है इस चैप्टर में। तो सीधी सी बात है, इस पिंड की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी ना वही इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। बस हमें कैलकुलेट क्या करना है? इसका वेग। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने मान लिया कि जब ये पृथ्वी से स्पर्श कर रहा है उस समय इसका वेग कितना है? v है। ठीक, तो देखिए 25 किलोमीटर ऊंचाई पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh। m कितना है? m हमें दिया गया 100 ग्राम। 100 ग्राम, यहाँ पे हम मात्रक जरूर लिख रहे हैं, क्यों अभी बता रहे हैं। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू h की वैल्यू 25 किलोमीटर। अब थोड़ा देखिए आप, यहाँ पर जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है, वो यहाँ पे किलोमीटर है गड़बड़। क्यों? क्योंकि मात्रक तो एक जैसे होने चाहिए। तो किलोमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। और हम सब जानते हैं कि जो मीटर किलोग्राम सेकंड, ये एक पद्धति होती है MKS, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? ग्राम। इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस ग्राम को हम बनाएंगे किलोग्राम। कैसे? हम सब जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो यहाँ से जो हमारा 1 ग्राम है वो हो जाएगा 1/1000 kg के बराबर, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे अगर हम तो हमें kg मिल जाएंगे। तो 100 में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये बन गया आपका किलोग्राम। इनटू में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में 25। अब किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, ये भी देख लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर होगा 1000 मीटर। क्यों?
क्योंकि किलो मतलब 1000, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 1000 मीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उस स्थिति में ये आपका कितना बचेगा, 100 इंटू 9.8 इंटू 25, ये हो गया कैंसिल। अब ये जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो ये आपका हो जाएगा 25, 200, ये आपका हो गया 245, ठीक है। 245 और मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, तो ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा 24,500 जूल। तो ये होगी इस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और यही किसके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के, ठीक है ना। तो पृथ्वी को स्पर्श करते समय, पृथ्वी को स्पर्श करते समय क्या होगा, पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी बराबर कितनी, 24,500 जूल। तो इस तरह से पिंड की गतिज ऊर्जा हमने कैलकुलेट कर ली। अब बचा वेग, तो वेग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। क्या होगा, पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर होगी K बराबर 1/2 mv²। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 m, m कितना है, 100 ग्राम है, इसको हम बदलेंगे किस में, किलोग्राम में, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू v²। ये बराबर हो जाएगा किसका, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी है, 24,500 जूल। कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,90,000, 4,90,000, बिल्कुल सही बात, इतना हो जाएगा ये। तो जब v कैलकुलेट करेंगे तो इसका रूट निकलेगा, इसका रूट निकलेगा, तो देखिए 49 का अंडर रूट कितना होगा, 7 होगा, और इनसे 00, यानी 700 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आएगा। तो जो पृथ्वी को स्पर्श करते समय वेग होगा वो होगा 700 मीटर पर सेकंड, और गतिज ऊर्जा जो होगी वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी 24,500 जूल, ठीक है ना। तो आज के सेशन में इतना ही, अब कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, अच्छे से सवालों को लगाइए, थ्योरी को समझिए, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। जो डाउट हो, क्वेश्चन हो, उन्हें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए या ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल।